क्या मिसेज रीमा घोष यहीं रहती हैं? कौन रीमा? वही जिसने अपने पति को चप्पल मार मार के अपने घर से भगा दिया। क्या? अपने पति को चप्पल मार मार के घर से भगा दिया? एक एक शब्द को चबा चबा कर बोला गया था। ओ, वही मिसेज रीमा सेन जिनके घर बहुत से अजीब से लोगों का आना है। ये क्या सुन रहा हूँ रीमा के बारे में? क्या ये सब सच है? कौन से अजीब लोग आते हैं उसके घर? और ये किस रीमा के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो रीमा घोष थी। किसी रीमा सेन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी पूछा, जी मैं रीमा घोष के बारे में पूछ रहा हूँ। यहाँ पर एक ही रीमा रहती हैं, रीमा सेन। क्या आप उनके बारे में पूछ रहे हैं? तो वो उस फ्लैट में रहती हैं। उसने एक फ्लैट की तरफ इशारा किया। पता तो यहीं का बताया है। अच्छा, जाकर मिल लेता हूँ कि कौन सी रीमा है। कबीर ने मन में सोचा और उस व्यक्ति को धन्यवाद करके आगे जाने लगा, पर उसका एक एक कदम मानो मनो का हो रहा था। अगर वही रीमा हुई तो? आगे उसने सोचना बंद कर दिया था, लेकिन उसे सारी पिछली बातें याद आ रही थीं। उस दिन सिमी भागती हुई उसके कमरे में आई। भैया, हमारे पड़ोस में नए लोग रहने आए हैं। अच्छा? कबीर ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई। अरे सुनो ना भाई। कबीर को पता था जब तक वो उसकी बात अच्छी तरह नहीं सुन लेता वो वहाँ से जाने वाली नहीं। उसने अपनी किताब बंद कर दी और कहने लगा, बता क्या हुआ? भैया, नए पड़ोसी आए हैं। उनमें हमारी उम्र की 2 लड़कियां हैं। तो कबीर ने कहा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? इस मोहल्ले में कोई भी हमारी उम्र का नहीं है। या तो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे। सिमी अपनी धुन में बोले जा रही थी। अच्छा, कौन लोग हैं? कोई बंगाली परिवार है, घोष परिवार। माता पिता और उनकी 2 बेटियां। छोटा सा परिवार है। अच्छा, तूने सारी खबरें निकाल ली? क्या भैया, चलो ना देखते हैं। क्या कोई तमाशा है जो देखते हैं? सिमी को तो उसने डांट कर भेज दिया, पर स्वयं को ऊपर छत पर जाने से रोक नहीं पाया। फिर सारा दिन पढ़ाई करता था। आखिर उसने मेडिकल में दाखिला लिया था और उसका एक ही उद्देश्य था, कैंसर रोग विशेषज्ञ बनना। और उसके लिए उसे विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी, इसलिए उसे सारा दिन पढ़ना पड़ता था। ऊपर जाकर उसने देखा कि उस परिवार का मुखिया अपने घर का सामान उतरवा रहा है। उस वक्त उसे कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी। सिमी रोज़ उसका सर खाती और अपनी नई सहेलियों की बातें करती। कबीर भी रोज़ छत पर जाता और उन लड़कियों को देखने की कोशिश करता, पर कई दिनों तक उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। पूरे दिन की गर्मी के बाद शाम को ठंडी हवा चल रही थी। कबीर अक्सर शाम के समय ऊपर छत पर जाता था और उस दिन तो मौसम भी बहुत अच्छा था। कबीर ऊपर छत पर गया और आदत के अनुसार सामने वाले घर में झांकने लगा। तभी उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। उसे देखकर उस लड़की ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। कबीर हैरान हो रहा था। उसे देखकर अनायास ही उसके भी हाथ जुड़ गए। नमस्ते। आप? जी, आप कबीर हैं ना? हाँ, लेकिन आप? कबीर ने देखा एक सांवली सी लड़की अपनी सुंदर आँखों से उसकी तरफ देख रही है। मैं रीमा घोष। कबीर वैसे भी बहुत संकोची था और लड़कियों से बात करने में उसके वैसे ही पसीने छूट जाते थे। कबीर ने उसे पहली बार छत पर देखा था। वैसे वो रोज़ इसी उम्मीद में ऊपर आता था कि आज शायद अपने नए पड़ोसी को देख सके, लेकिन उस वक्त रीमा को अपने सामने पाकर उसके पसीने छूट रहे थे। वो हकलाने लगा, अच्छा, आप हैं रीमा जी? जी, मैं यहीं रहती हूँ। रीमा मुस्कुरा रही थी। जी, मुझे पता है। और आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और आपको वहीं देखा है। लेकिन मैंने तो आपको नहीं देखा वहाँ पर। मैं बीएससी के प्रथम भाग में पढ़ती हूँ और आपको वहाँ पर कई बार देखा है। अब कबीर सामान्य हो रहा था। उस दिन रीमा से काफ़ी बातें हुई, अपने बारे में, कॉलेज के बारे में। उसे रीमा अच्छी लगी। अब तो कबीर का नियम बन गया था रोज़ शाम को छत पर जाना और रीमा वहाँ पर पहले से मौजूद होती। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते। दोनों सारे जहान की बातें करते।
घर बाहर राजनीति, फिल्मों की, पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करते। उनको एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी नहीं पता था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेने की। समय बीत रहा था। कबीर को अमेरिका पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी। कबीर और रीमा में वैसे तो रोज़ बात होती थी, पर अभी तक प्यार जैसी कोई भावना उनमें नहीं पनपी थी। दोनों एक दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे। वैसे भी कबीर का कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। ले देकर एक छोटी बहन थी, लेकिन उससे अपने दिल की बात करने में वो अपने आप को छोटा समझता था। इसलिए भी रीमा से उसकी दोस्ती प्रगाढ़ हो गई थी। आने से पहले कबीर रीमा से मिला। उसने उसे सिर्फ एक ही वाक्य कहा, रीमा तुम मुझे अच्छी लगती हो। कबीर चला गया। रीमा का वो समय काटना मुश्किल हो गया था जो समय वो साथ में बिताते थे। उसके जाने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वो कबीर से प्यार करने लगी है, पर कबीर का तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो किस भरोसे पर उसका इंतज़ार करती, उस वाक्य का क्या मतलब समझती। सिर्फ उन 5 शब्दों के सहारे तो 5 साल नहीं गुजारे जा सकते। कबीर ने आज तक उससे कुछ भी नहीं कहा जिससे वो समझती कि उसके दिल में मेरे प्रति कुछ है। इसके अलावा उसकी जात बिरादरी भी अलग है। उसके घर वाले तो शायद मान भी जाएं, पर कबीर का परिवार तो पक्का ब्राह्मण है। वो तो शायद उसे दोस्ती करने में भी ऐतराज़ करता हो, तो उसे अपने घर की बहू कहाँ स्वीकार करेंगे। यह सब रीमा के मन की सोच थी, लेकिन यह भी सच था कि इस विषय में कबीर से कभी बात नहीं हुई थी। कबीर अमेरिका तो आ गया था, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि वो भी रीमा से प्यार करने लगा है। कहते हैं ना कि दूरियों से ही सच्चे प्यार का पता चलता है। उसे रीमा की एक एक बात याद आने लगी। उसे स्वयं ही नहीं पता चला कि वो रीमा से कैसे प्यार कर बैठा। उसका उद्देश्य तो सिर्फ पढ़ना था, तो ऐसा कैसे हो गया। अब वो अपने दिल की बात किससे करे। उसके पास तो रीमा का फ़ोन नंबर भी नहीं था। वो अपने दिल की बात सिमी से भी नहीं कर सकता था, नहीं तो वो सारे घर वालों को बता देगी और उसके घर वाले बात बनाने की बजाय बिगाड़ ही देंगे। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। वैसे भी वो बहुत संकोची युवक था। वो किसी को भी अपना राजदार नहीं बना सकता था। न जाने कैसे सिर्फ रीमा से उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका संकोची स्वभाव ही एक दिन उसका दुश्मन बन जाएगा। जब वो लौट कर आया तो पता चला कि रीमा की शादी हो गई है। यह खबर सुनकर वो सिम्मी पर बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन सिम्मी का कहना भी सच था। क्या भैया, आप मुझ पर क्यों नाराज़ हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी इतनी बड़ी खबर थी जो मैं आपको बताती? जैसे किसी भी मोहल्ले की लड़की की शादी होती है, वैसे ही रीमा की भी हो गई। इसमें आपको बताने वाली क्या बात थी? सच ही तो कह रही है सिम्मी, इसमें उस बेचारी का क्या दोष? दोष तो उसके संकोची स्वभाव का है, जो वो इतनी सी बात भी ना कर सका। अमेरिका से आने के बाद कबीर के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था। उसका संकोची स्वभाव कुछ कम हो गया था। वो रीमा से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। रीमा को ढूंढने में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। और आज कबीर ने डोरबेल बजाई। एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है? रीमा जी हैं? आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। थोड़ी ही देर में रीमा बाहर आई। कबीर को देखकर हैरान रह गई। कबीर, आप यहाँ पर? कैसी हो रीमा? ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। भले चंगे तो लग रहे हो। क्या हुआ है? और तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, फिर तुम तो इसी दुनिया की हो। लेकिन ये बताओ रीमा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? कबीर ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। पहले तो रीमा सकपका गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। किसका इंतज़ार और कैसा इंतज़ार? क्या तुमने कभी कुछ भी कहा था मुझसे जो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती? लेकिन ये तुम्हारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं कि तुमने अपने पति को चप्पल से मारकर भगा दिया है। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया है। रीमा के चेहरे पर दर्द था। सुनोगे मेरी कहानी? तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसी कॉलेज में नौकरी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद मेरे लिए मनोज का रिश्ता आया।
पता चला कि खाते पीते घर का लड़का है। घर में उसकी माँ और पिता हैं। माँ को पता नहीं कौन सी बीमारी है और वो जल्दी से शादी करना चाहती हैं। पिताजी ने लड़के के बारे में ज़्यादा खोज नहीं की और जल्दी से शादी कर दी। वैसे भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में लड़के के बारे में कहाँ इतनी खोजबीन होती है। मुझे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि मेरी शादी किसी से भी हो, क्योंकि दिल तो तुम्हारे पास था। शादी तो हो गई, पर शादी के बाद पता चला कि बाकी बीमारी कोई और नहीं बल्कि उसका पति और बेटा है। मनोज और उसका पिता दोनों ही लंपट थे, चरित्रहीन, शराबी। शादी के कुछ दिनों बाद ही माँ चल बसी। अभी माँ को गुजरे कुछ ही समय बीता था कि एक दिन मैं घर में अकेली थी। ससुर दोपहर को घर आया। अपना फर्ज समझकर उनको इज्जत देने के लिए उनके कमरे में गई। पूछा पानी लाऊं, लेकिन ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुंह से शराब का एक भपका उठा। मैं घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन ससुर को होश कहाँ था। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागी। सीधा कॉलेज की सहेली के घर पहुंची। पहले रोई, फिर अपने आप को संभाला, फिर माँ के घर गई। लेकिन माँ ने अपने घर में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि छोटी बहन की शादी अभी होनी थी और अगर ये बात सबको पता चल जाती तो कितनी बदनामी हो जाती। फिर कौन उससे शादी करता। मैंने भी इस बात को समझा, लेकिन उस घर में वापस जाने का मतलब था कि अपनी इज्जत को दोबारा दांव पर लगाना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। रीमा कुछ देर के लिए रुकी। कबीर को ऐसा लग रहा था कि वो कोई फिल्म देख रहा है। फिर क्या हुआ? रीमा ने कहना शुरू किया। मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि मनोज ने अपने पिता को कुछ भी नहीं कहा, उल्टे मुझे ही उल्टा सीधा बोल गया। कुछ दिन मैं अपनी सहेली के घर रही, फिर मैंने अपने लिए इस कॉलोनी में किराए पर घर ले लिया। मनोज पहले कभी कभी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आकर हमेशा मुझसे मारपीट करता है, क्योंकि अब उसे मेरी तनख्वाह नहीं मिलती, मेरा शरीर नहीं मिलता। उस घर में काम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नौकरानी वहाँ नहीं टिकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो मेरा पति था। लेकिन उस दिन तो हद हो गई, कहते हुए सीमा हाँफने लगी। उस दिन मनोज ने मेरी बाँह पकड़ ली और रुई की तरह पीट डाला। इस पर भी मैं चुप रही, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती मुझे इस घर से ले जाने लगा और कहने लगा कि मुझे उसी घर में रहना होगा और उसकी और उसके पिता की इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे चप्पल मार मार कर भगा दिया। कबीर, सच बताऊं, इस शरीर पर लगी हुई चोट तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आत्मा पर लगा हुआ घाव मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सीमा ने अपनी कहानी संक्षिप्त में सुनाई और रोने लगी। कबीर रीमा की कहानी सुनकर हैरान हो गया था। क्या ये सब उसके कारण हुआ है? क्या इसमें सिर्फ उसका दोष है? क्या उसकी एक कमजोरी ने रीमा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? क्या अभी भी रीमा उसके साथ आएगी? कितने ही प्रश्न उसके मन में उमड़ रहे थे। उसने हिम्मत करके रीमा से पूछा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलोगी ना मेरे साथ? उसके स्वर में प्यार झलक रहा था। रीमा रोते रोते हंस पड़ी। कबीर, तुम्हें मेरे बारे में ये तो पता चल गया कि मैंने अपने पति को चप्पल से मार भगा दिया, लेकिन यह नहीं पता चला कि मेरे घर अजीब से लोग आते हैं। हाँ, कुछ तो सुना था, पर अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। दरअसल अकेले समझकर हर कोई मुझे रसगुल्ला समझकर अपने मुंह में डालना चाहता था, जिससे मैंने स्वयं ही कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जिसे इस समाज में अच्छा नहीं कहते हैं। पर यकीन मानो कबीर, वो इन छुपे हुए भेड़ियों से बहुत अच्छे हैं। कबीर ने एक गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा है, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस रीमा, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें इस नर्क से लेकर ही जाऊँगा। नहीं कबीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मनोज की प्रेत बाधा है, जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन अब हम दोनों मिलकर इस प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएंगे रीमा। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कल ही मनोज के खिलाफ तलाक का केस फाइल करेंगे और तुम जल्दी ही इस प्रेत बाधा से मुक्त हो जाओगे। कुछ ही महीनों में उनकी तलाक मंजूर हो गई। रीमा अपने पति के जुल्मों से निजात पा चुकी थी। अब वह आज़ाद हो गई थी।
रीमा की तलाक के बाद कबीर ने अपने और रीमा के बारे में घर पर बताया। कबीर की मम्मी ने तो अपनी सहमति दे दी, परंतु उसके पापा इस शादी के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर वह उनकी आज्ञा के विरुद्ध शादी करता है तो वह उसे अपने घर से निकाल देंगे। 2 दिन तक कबीर ने खुद को अपने कमरे में ही कैद कर लिया था और खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे रसोई में खाना बना रही थीं कि वे बेहोश हो गईं और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गईं। गिरने की आवाज़ सुनकर सभी भागकर आए और उन्हें कार में डालकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी और खुश रखने के लिए बोला। अब कबीर अपनी माँ के आगे अपने को खुश दिखाने की कोशिश करता, परंतु उसकी माँ जानती थी कि वह दुखी है। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करेंगी और कबीर और रीमा की शादी कराकर ही रहेंगी। उन्होंने कबीर के पापा से बात की, पर वो सहमत नहीं हुए और घर से निकल जाने की बात कही। तो उन्होंने, कबीर ने और कबीर की बहन ने तीनों अपने कपड़े और अपना सारा सामान पैक करने लगे और कहा कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं और आप अकेले ही इस घर में रहें। यह सुनकर और उन लोगों को सामान पैक करते देख कबीर के पापा को एक सदमा लगा और उन्हें अकेलेपन का एहसास होने लगा। उन सबको रोकते हुए उन्होंने कबीर को शादी की इजाज़त दे दी। अब घर में सभी खुश हो गए और एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई। आज उनकी सुहागरात थी। आज दोनों को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल गया था। आज रीमा कबीर की बाहों के घेरे में थी और दोनों को दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई थीं।